गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना चैप्टर एसिड बेस और साल्ट चल रहा था। इसके अंदर अपने पीएच के बारे में है वो पढ़ लिया था। पीएच क्या है, पीएच कहते किसे हैं और पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये अपन आज के कालांश के अंदर पढ़ने वाले हैं। पीएच प्रबल अम्ल अपन ने पढ़ा, दुर्बल अम्ल अपन ने पढ़ा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने विलेन का पीएच कितना होगा, ये अपने पढ़ा था। पीएच का अपने नामांकित चित्र बनाया था। जिस प्रकार से बेटे अपने को शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अम्लों की अम्लता और क्षारों की क्षारकता मापने के लिए जिस स्केल को प्रयुक्त करते हैं उस स्केल को अपने पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात इसकी शुद्ध परिभाषा होती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के साधारण लघु गुणक के ऋणात्मक मान को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब जो अम्ल और क्षार होता है, इस अम्ल और क्षार के अंदर, अम्ल और क्षार के अंदर सभी जो पदार्थ हैं इनके अंदर अम्ल की मात्रा क्वेश्चन लिखाए थे, उनके अंदर मैंने बताया था कि आपके नेटल का डंक है, इसके अंदर भी अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू होता है, इसके अंदर भी आपका अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। यानी जो पदार्थों के अंदर यानी खट्टापन पाया जाता है उनके अंदर आपके अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। इन जो पदार्थ खट्टे होते हैं वह मानो आपके अम्ल है, उनके अंदर अम्ल की मात्रा पाई जाती है। जिन पदार्थों के अंदर यानी खट्टापन नहीं है उनमें आपके अम्ल की उपस्थिति होती है। तो ये पीएच अपन ने पढ़ लिया था। अब जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार होते हैं, इन अम्लों में अपने पानी नहीं मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं, जबकि पानी के अंदर अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। क्यों, क्या कारण है? तो उसका क्या कारण है, क्योंकि यदि अम्ल किसी अम्ल है, इसी अम्ल को जब जल के अंदर मिलाते हैं तो जल के अंदर मिलाने पर अत्यधिक ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। अत्यधिक ऊष्माक्षेपी विक्रिया होने के कारण से ये विलेन है, अम्ल को जल में मिलाते समय जैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यदि अपन लें तो उसको जल में मिलाते समय जल को हिलाते हुए धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके अम्ल के अपन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि धीरे धीरे डालने पर वह अम्ल है वो आपका तनुकरण हो जाता है, यानी तनु हो जाता है। तनु होने के कारण से यानी किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर इनके आयनों में प्रति इकाई सांद्रता में आयनों की कमी को ही अपन क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। यानी आयनों में कमी हो जाएगी। जितने आयनों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी सांद्रता है स्वाभाविक सी है कि आपकी ज़्यादा होनी है, और जितनी कम होगी उतनी ही सांद्रता है वो आपकी कम होनी है। तो यही अपन पढ़ेंगे। अम्ल को जल में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्माक्षेपी विक्रिया, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अतः सांद्र
जल में मिलाते समय इन्हें बूंद बूंद करके जल को हिलाते हुए बूंद करके जल को हिलाते हुए डालते हैं। यदि एक साथ ज्यादा डाल दिया जाए तो बीकर गर्म होकर टूट भी सकता है और विलयन में आस्फलित होने के कारण जलने का भी भय रहता है। इसलिए सदैव अम्ल को जल में बूंद करके बीकर को या जल को बीकर को हिलाते हुए डालते हैं, न कि अम्ल में जल डालते हैं। यानी अम्ल में जल नहीं डालते हैं, जबकि जल में बूंद बूंद करके अम्ल की डाला जाता है। क्षार की डालो तो क्षार की डाल दो, लेकिन इससे बीकर है आस्फलित होगा। अचानक अपने यदि एक साथ मानो बूंद बूंद करके नहीं डाला अपने, और एक साथ ही अपने क्या डाल दिया, अम्ल उसके बीकर के अंदर डाल दिया, तो विलयन आस्फलित होगा। बीकर अत्यधिक गर्म होने के कारण से बीकर टूट भी सकता है। और विलयन आस्फलित का मतलब जिसको अपन कहते हैं ना उफनना, उफन जाएगा और अपने का जलने का भी भय रहता है। इसलिए बूंद बूंद करके डाला जाता है। यही है कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर इनके आयनों में प्रति इकाई सांद्रता में जो कमी आती है, उस कमी को ही अपन क्या कहते हैं बेटे, तनुकरण कहते। भाई तनु तो हो गया ना, अभी पहला चेंज करके लिखना। अतः अम्ल व क्षार को जल में मिलाने पर इनके आयन कौन से, H धनायन OH ऋणायन। H धनायन को बेटे H3O धनायन भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि H धनायन अकेला नहीं रहता है, जल के साथ मिलके रहता है। इनके अतः अम्ल व क्षार को जल में मिलाने में इनके आयनों में
प्रति इकाई सांद्रता में आई कमी को ही तनुकरणे कहते हैं। अतः अम्ल व क्षार को जल में मिलाने में इनके आयन में, अम्ल व क्षार के आयन है दोनों, अम्ल का आयन H और क्षार का आयन है OH। इनके आयनों में प्रति इकाई सांद्रता में आई कमी को ही अपन क्या कहते हैं बेटे, तनुकरणे कहते हैं। भाई इसको मिलाने पर इनके प्रति इकाई सांद्रता में कमी तो आएगी, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, तनुकरणे कहते हैं। ये थी तनुकरणे। अब तो अपने सामान्य तौर के ऊपर अपने पढ़े हैं बेटे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और पीएच अपने पढ़ा है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो अधिक संख्या के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको तो अपने प्रबल अम्ल का, जो कम संख्या के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको अपने दुर्बल अम्ल का, जो अधिक संख्या में OH ऋणायन आयन देते हैं उसको अपने क्षार का, और जो कम संख्या के अंदर OH ऋणायन आयन देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। भाई प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, ये अपने पढ़े। अब अपने देखेंगे कि लवणों का पीएच, लवणों का पीएच, लवण का पीएच क्या होगा। जैसे अपना NaCl है तो NaCl का पीएच है वह आपका क्या होगा, यह अपने इसके अंदर देखेंगे। लवणों का पीएच, लवणों का पीएच, लवणों का पीएच बेटे, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के मिलने से जिस लवण का निर्माण होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, उस लवण का पीएच उदासीन होगा, अर्थात वह लवण आपका उदासीन प्रकृति का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल जो अधिक संख्या के अंदर क्या देते हैं, OH ऋणायन आयन देते हैं, सॉरी H ऋणायन आयन देते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल पढ़ा आपने HCl प्लस, और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार बोलो, यानी जो अधिक संख्या के अंदर OH ऋणायन देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। तो प्रबल क्षार है आपका NaOH, दोनों आपस के अंदर मिलेंगे। देखो HCl और NaOH दोनों आपस में मिलेंगे और दोनों आपस में युग्मित होकर किसका निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करते हैं। ये देखो तो किसका निर्माण हुआ, ये आपका NaCl प्लस H2O, ये जो बना NaCl है H2O, यह आपका HCl बना है NaCl, और ये आपका क्या बना है बेटे, जल बना है। तो यहाँ पर देखो प्रबल अम्ल है, ये आपका प्रबल है और ये भी आपका प्रबल क्षार है, दोनों के मिलने से लवण बना है, ये लवण बना है। तो इस लवण का पीएच कितना होगा, ये यानी इसका पीएच तो कितना है, 0 है, 0 है, इसका मतलब ये अधिक अम्ल है, और इसके पीएच का मान कितना है, 7 है, इसका मतलब ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो ये लवण बना है, इस लवण का पीएच कितना होगा, आप बोलो, लवण का पीएच, अरे प्रबल है, प्रबल है, दोनों ही प्रबल है, तो दोनों ही प्रबल को मिलाने पर जो विलेन बनेगा उस विलेन अर्थात लवण का पीएच है वो आपका क्या बनेगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा बेटे, उदासीन प्रकृति का होगा, अर्थात न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा। यदि दोनों ही प्रबल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से यदि कोई लवण बन रहा है तो उस लवण के पीएच का मान क्या होगा बेटे, 7 होगा, अर्थात विलेन है वो आपका उदासीन प्रकृति का होगा। दोनों यदि प्रबल हैं तो जो लवण बनेगा वो लवण कौन सी प्रकृति का होगा,
उदासीन प्रकृति का होता है। लिख लो वे, जब परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो बना लवण उदासीन प्रकृति का उदासीन प्रकृति का होता है। जब परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो बना लवण उदासीन प्रकृति का होगा। यानी जब परबल अम्ल है बेटे और परबल क्षार है, यह आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे मैंने बताया, यह आपका परबल अम्ल HCl क्या है, परबल अम्ल है, प्लस NaOH क्या है, परबल क्षार है। ये जब आपस में विक्रिया करके लवण बनाएंगे Cl प्लस जल H2, तो ये लवण बनेगा। ये लवण बना है, और लवण कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन। अर्थात परबल अम्ल और परबल क्षार के अभिक्रिया से जो लवण बनेगा वह लवण आपका उदासीन प्रकृति का होगा। अर्थात उस लवण का pH कितना होगा, 7 होगा। उस लवण का pH कितना होता है, 7 होता है। अर्थात उदासीन प्रकृति का होता है। जब परबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करके जब लवण बनाते हैं, तो उस लवण के pH का मान कितना होगा, विलयन कौन सी प्रकृति का होगा, अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो उस कंडीशन में प्रबलता का गुण प्रदर्शित होगा। अर्थात जो लवण बनेगा उस लवण के pH का मान कितना होगा, 7 से कम होगा। और जो बना लवण है वो कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। जब परबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, आपस में विक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो बने लवण का pH 7 से कम होता है। अर्थात लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। लवण कौन सी प्रकृति का होगा बेटे, अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी देखो, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में विक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो जो लवण बनेगा उसमें परबलता का गुण क्या है, परबल क्या है, अम्ल है, तो अम्ल
तो अम्लों का pH 7 से कम होता है, इसलिए जो बना लवण है उस लवण के pH का मान भी क्या होगा बेटे, 7 से कम होगा। अर्थात जो लवण है वो लवण कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अब यदि अपने ऐसा एक और ले लें कि जब यहाँ पर अपने प्रबल अम्ल लिया है बेटे, अब अपन यहाँ पर प्रबल अम्ल नहीं लेकर के प्रबल क्या ले लें, क्षार लें। प्रबल क्या लें, क्षार लें और दुर्बल अम्ल लें, तो उस स्थिति में आपस में विक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। इनके विक्रिया देखो कैसे होगी। जब प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो बने लवण का pH 7 से अधिक, 7 से अधिक ही तो होगा, 7 से अधिक होता है। अर्थात लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लवण कौन सी प्रकृति के होंगे बेटे, क्षारीय प्रकृति के लवण होते हैं। यानी जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल यदि आपस में विक्रिया करें और अभिक्रिया के तहत लवण यदि बन रहा है, तो प्रबल क्या है, क्षार है। और ये अपन सभी जानते हैं कि क्षारों का pH कितना होता है बेटे, 7 से अधिक होता है। तो जो प्रबल, जब क्षार प्रबल है तो बने लवण का pH भी क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा इसका मतलब ये प्रबल है, क्षार है। तो जो लवण है उस लवण की कौन सी प्रकृति होगी बेटे, क्षारीय प्रकृति की होती है। उस लवण की जो प्रकृति है वह भी आपकी क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो ये था अपना किसका, लवणों का pH। समझ में आ गया अच्छी तरह से। कुछ नहीं देखना है आपको, pH का ध्यान रखना है कि pH है क्या, अम्लों का pH कितना होता है। यदि कोई विलेन अम्लीय प्रकृति का है, इसका मतलब उसके pH का मान 7 से कम है। और यदि विलेन ये क्षारीय प्रकृति का है, इसका मतलब उसका pH का मान क्षारीय प्रकृति का है, इसका मतलब 7 से अधिक है। तो जो प्रबल है वह अपनी प्रबलता प्रदर्शित करता है। और प्रबल अम्ल क्षार के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब है pH का दैनिक जीवन में उपयोग। pH का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में pH का दैनिक जीवन में उपयोग। pH का दैनिक जीवन में उपयोग। pH का दैनिक जीवन में उपयोग बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन सभी जानते हैं सामान्य तौर के ऊपर आपका pH है वो वर्षा जल है। वर्षा जल का जो pH है वो pH कितना होता है, 5.6 होता है। लेकिन जब वर्षा जल का pH है वह आपका 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब वर्षा जल
5.6 है तो इसका मतलब अम्लीय तो है ही, लेकिन जब वर्षा जल का पीएच का मान यदि बेटे 5.6 से आपका कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर अम्लता की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, अम्लता की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई। अब यदि अम्लता की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, यानी जब पीएच का मान 5.6 से आपका कम हो जाता है तो अम्लता की मात्रा उस जल के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वर्षा जल है, वर्षा जल नदी नालों के द्वारा किसके अंदर जाता है बेटे, नदी या नालों के द्वारा नदी के अंदर मिल जाता है, उन नदी के द्वारा किसके अंदर चला जाता है, आपका समुद्र में जलीय स्रोत के अंदर चला जाता है। जलीय स्रोत के अंदर जब आपका ये अम्लता युक्त जल जब उसके अंदर जाता है तो नदी के अंदर मानो या आपका जलीय स्रोत के अंदर मानो, आपके अधिक अम्लता की मात्रा होने के कारण से जलीय स्रोत के अंदर जलीय जीव उपस्थित होते हैं और जलीय जीवों का जो जीवन है वो आपका जोखिमपूर्ण हो जाता है। यानी वो जलीय जीव है, वो जलीय जीव आपके मर भी सकते हैं। साथ ही अपने जो इमारत है, इमारतों का रंग है वो भी आपका क्या हो जाता है, बदरंग हो जाता है। किसके कारण से, अम्लीय वर्षा के कारण से। अम्लीय वर्षा के कारण से फसलों को भी आपका नुकसान पहुंचता है। भाई अधिक अम्लता की मात्रा हो जाएगी, अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण से अपनी जो फसल है, फसल के जलने का भी आपका भय रहता है। तो अम्लीय उसको कहते हैं अपन अम्लीय वर्षा। कभी कभी नहीं बोलते क्या अपन कि आज ये वर्षा है, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा फसलों के लिए नुकसानदेह हुई, जिसके कारण से वर्षा होने के बाद में फसल है वो जलने लग गई है। तो उसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर उस जल के अंदर अम्ल की मात्रा अधिक थी, इसको अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस जल को अपने अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। 5.6 जल है वो तो अपन नहीं होते, लेकिन जब 5.6 से आपका कम हो जाता है तो इसको अपने अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये था पहला अपने देखी थी। दूसरा है अपने उदर का पीएच। उदर का पीएच अपने पेट का पीएच है। अपन सभी जानते हैं कि अपने पेट के अंदर आमाशय है, आमाशय की दीवार है, वो दीवार एक अम्ल का स्रावन करती है। सभी जानते हैं कौन से अम्ल का स्रावन करती है, उदर पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है बेटे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यह पाचन के अंदर सहायक होता है। यदि यह सहायक नहीं होगा तो पाचन क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं और कभी कभी क्या होता है, अपने जो आमाशय की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा आपका HCl अम्ल है उसका स्राव करता है। जब हमारी आमाशय की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हैं वो अधिक मात्रा में जब HCl अम्ल का स्रावन करने लग जाती हैं, अधिक मात्रा में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करने लग जाती हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने कब्ज और पेट के अंदर जलन और दर्द होने लग जाता है। यानी पेट में जलन और दर्द होने लग जाता है, जिसको अपन कहते हैं कि एसिडिटी कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। अब उसको कम करने के लिए भाई उस बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा को, अपने पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, उस बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए, बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए अपन कुछ औषधियों का उपयोग करते हैं। एंटासिड जैसी औषधियों का उपयोग करते हैं। एंटासिड जैसी औषधियां कौन सी, यानी जो एंटा एसिड का कार्य करते हैं, जो बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा है उसको कम करने का कार्य करते हैं, उन औषधियों को अपन काम में लेते हैं, जिसके कारण से बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा है वो बेटे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो उदासीन हो जाती है। जैसे बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपन लेते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अपने पेट के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है। कम करने के लिए अपन क्या करते हैं,
कम कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा बेकिंग सोडा है, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, वो भी एक एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। ये भी अपने शरीर के अंदर बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। इस प्रकार से बढ़ी हुई अम्लता की मात्रा को कम करने के रूप में या आपके मिल्क को मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, MgOH का O2 और खाने का सोडा जिसको कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, NaHCO3, इसका भी उपयोग किया जाता है। दूसरा पीएच का महत्व है, अपने मुँह का पीएच होता है। जब अपने मुँह का पीएच है, ये मुँह का पीएच भी आपका कम हो जाता है। अपन दांतुन क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि दांतुन अपन करते समय अपने मुँह के अंदर क्या होता है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन करते समय करने के दौरान या बाद में कुछ शर्करा की मात्रा, कुछ शुगर की मात्रा अपने मुँह के अंदर शेष रह जाती है। अब रहने के कारण से बैक्टीरिया वहाँ पर काम करके अपने मुँह में यानी अम्ल की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अम्ल की मात्रा बढ़ाने के कारण से दांत, अपने शरीर का सबसे कठोर भाग होता है तो दांत होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जो इनेमल पदार्थ ऊपर चढ़ा रहता है। ये इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन वो दांत भी हैं, वो अम्लता की मात्रा, मुँह का पीएच की मात्रा कम होने से, अम्ल की मात्रा बढ़ने से दांत क्या होने लग जाते हैं, आपके टूटने लगे जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, जो दांत टूटने लग जाते हैं, किरक करके अपने आप ही टूटने लग जाते हैं। इसके लिए भी आपका ये पीएच आपका इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमेशा सोने से पहले या खाने के बाद में दांतों को, मुँह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और साफ करके अपन दंत क्षय को बचाया जा सकता है। नहीं तो दंत क्षय आपका नहीं होगा। दांतों का क्षय का मतलब दांतों का टूटना। दूसरा है, आपने देखा होगा, अपने को भी मधुमक्खी काटती है या कोई नेटल का डंक है, वो अपने को चुभता है तो भी अपने को दर्द होती है, खुजली चलती है, क्योंकि उसके डंक के अंदर अम्ल है। और वो अम्ल कौन सा है, मेथेनोइक अम्ल है। यदि मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर अपन को काट दिया और कटे हुए स्थान पर इन अम्ल की मात्रा बढ़ गई, बढ़ने के कारण से अपने को खुजली चली और दर्द हुआ। अब यदि वहीं पर यदि अपन बेकिंग सोडे का उपयोग कर लेते हैं, वहाँ पर अपन बेकिंग सोडा यदि लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो आपकी जलन है वो आपकी कम हो सकती है। तो बढ़ी हुई मात्रा को कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग है वो अपन कल की कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।